हमने पेपर 1 के पास पेपर्स काफ़ी सॉल्व किए हैं, हमने पहले भी काफ़ी क्लासेस पेपर 1 के पास पेपर्स पे बनाई हैं, लेकिन इस बार हम कर रहे होंगे पेपर 2 के पास पेपर्स। ज़्यादा फोकस जो होगा हमारा वो होगा पेपर 2 के पास पेपर्स पे। हम पेपर 2 के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस करने का रीज़न ये है कि थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं और ज़रा मज़े के क्वेश्चन हैं, तो हम यही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force P। एक इंसान है जो कि एक बॉक्स को पुश कर रहा है जो कि काफ़ी भारी है, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स P, हमें फोर्स नहीं पता, फोर्स P दी गई है, उसका नाम है फोर्स P। ठीक है, अ फ्रिक्शनल फोर्स F acts in a horizontal direction। अब एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और देखो मोशन के जिस डायरेक्शन में बंदा फोर्स लगा रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रही है। ओके, द फोर्सेस ऑन द बॉक्स आर बैलेंस्ड एंड द बॉक्स इज स्टेशनरी। सो व्हाट इज मीन बाय बैलेंस फोर्सेस। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखो बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है, मैं समझाता हूँ। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंसान आगे की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है और आगे वाली फोर्स P है, तो P का अगर मैग्नीट्यूड 100 है तो पीछे वाली का भी 100 होगा। अगर आगे वाली फोर्स 100 न्यूटन है तो पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है वो भी 100 न्यूटन ही होगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि जो आगे फोर्स एक्ट करी, जो पीछे एक्ट करी, जो दाएं एक्ट करी, जितनी भी फोर्सेज एक्ट करी दे ऑल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, अब वो पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मीन बाय बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि भाई जब रिजल्टेंट फोर्स 0, एग्जांपल देख लो, अगर हम बात करते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक आगे की तरफ एक्ट कर रही थी, ठीक है, और एक पीछे की तरफ एक्ट कर रही थी, राइट, और मैं कहता हूँ ये फोर्सेस बैलेंस थी। आगे वाली कितनी थी, आगे वाली भी 100 न्यूटन थी और पीछे वाली भी 100 न्यूटन थी। अगर मैं इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालूं तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0, जितनी मर्जी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं लेकिन इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो 0 होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट सवाल देखो। ओके, इस पर हाइड कर देता हूँ मैंने इसको हाइड करता हूँ, इस पर यूज कर देता हूँ। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स in figure 2.1 does not produce any heating effect. Said what must happen for the frictional force to produce heating. अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में ये बंदा इस बॉक्स को आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, लेकिन कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। पता नहीं फ्रिक्शन का हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर आप अपने दोनों हाथों को लो, साथ जोड़ो, जैसे माफी मांगते हो, उसको रगड़ो, राइट, तो आपको गरम गरम फील होगा, आपको हीट फील होगी, आपको फील होगा आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, है ना, गर्म हो रहे हैं ना। तो फ्रिक्शन का हीटिंग इफेक्ट होता है। अगर आप कोई इरेजर ले लो और किसी भी बुक के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, बेडशीट के ऊपर तेज उसको ना मूव करो तो फ्रिक्शन की वजह से वो इतनी गर्म हो जाएगी। फ्रिक्शन का हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट तब आता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, है ना। हमें बताया गया कि जो दोनों फोर्सेज हैं ये बैलेंस, ये ऑब्जेक्ट जो है ये बैलेंस था, इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 थी, मतलब ये स्टेशनरी था, रुका हुआ था। और ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीटिंग आएगी वो नहीं होगी, है ना। अगर अपने हाथों को साथ जोड़ लो, जैसे माफी मांगते हैं, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन अगर उनको रगड़ना स्टार्ट कर दो फिर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो टू प्रोड्यूस हीटिंग थ्रू फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट्स मस्ट मूव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बॉक्स को मूव करवाना है, बॉक्स को मूव करना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टेशनरी, डिस्क्राइब वन अदर possible state of motion of the box when the forces are balanced. अच्छा, एक और स्टेट ऑफ मोशन बताना है जब फोर्सेस बैलेंस होती हैं। अब ये रट लो, ये याद कर लो कि फोर्सेस जो है ना वो 2 सिनेरियोज में बैलेंस होती हैं। 2 सिनेरियोज होते हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं जब आपकी फोर्सेस बैलेंस होती हैं। पहला, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, ठीक है, और दूसरा, when your object is moving with a constant speed,
ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये दो बातें रट लो, ये बहुत काम आएंगी। ठीक है, हम क्या कहेंगे भाई, एक फोर्सेस तब बैलेंस होती हैं जब आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, और एक फोर्सेस तब बैलेंस होती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। अगर हम देखें तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अगर आपने रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करना है तो दो केसेस है, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए या मास जीरो हो जाए। अब किसी चीज का मास तो आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेलरेशन जरूर जीरो कर सकते हो, है ना? और एक्सेलरेशन जो है वो दो सिचुएशन में जीरो होती है। पहला जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। मानते हो, है ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली बता देंगे भाई बॉक्स को जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। ठीक हो गया? बॉक्स शुड मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, व्हेन p इज इक्वल टू 100, अब देखो मेरे ध्यान से, उन्होंने कहा है जो आगे फोर्स लगा रहे हैं वो 100 है, ठीक है, एंड F इज इक्वल टू 85 न्यूटन। जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है पीछे की तरफ वो कितनी है? वो 85 न्यूटन है। द बॉक्स एक्सेलरेट्स, बॉक्स जो है वो एक्सेलरेट करता है, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। द मास ऑफ द बॉक्स इज 25, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आपने क्या करना है? बॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी कैसे करोगे? अभी बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, हाउ डू वी फाइंड फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? अब सबसे देखो इस तरह के सवाल होते हैं ना कैलकुलेशन वाले, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो जनरल फिजिक्स है, चाहे वो वेव्स है। मसला यही आ रहा होता है कि भाई इन डिटेल्स के लिए हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबके साथ मसला आता होगा, है ना? तो इसके लिए सबसे समझ लो कि एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। स्टार्ट क्या करो, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एक कॉलम बनाया करो अवेलेबल का, कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है, और एक बनाओ फाइंड का, जो जो अवेलेबल है वहां लिख दो। क्या अवेलेबल है? फोर्स अवेलेबल है, यस है। मास अवेलेबल है, यस है। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो तीन चीजें आपको पता है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, दो आपको पता है, एक फाइंड आउट करना है। तो अब याद करो कि ये तीनों किसी इक्वेशन में आती हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो हम फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आगे वाली फोर्स 100 है और पीछे वाली 85 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। अगर आगे वाली 100 है, पीछे वाली 85 है, हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल फोर्सेस हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड करते हैं, हम यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? देखो, बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 85, आपके पास आ गया 15, ठीक है। तो 15 न्यूटन्स। मास कितना है? मास का 25 kg है, और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन को हम लोनली कर लेंगे, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, 25 को वहां जाके डिवाइड करवा देंगे, 15 डिवाइड बाय 25, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, व्हिच इज 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया आप लोगों को? ये सवाल समझ आया? हम लोगों ने जो डेटा पता था हमने वो डाला, एंड देन एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाया, और क्या किया? कैलकुलेशन कर ली। इसको आपने सिंपली कैलकुलेटर में डालना है, अपने पास से करने की कोशिश नहीं करनी। ओके, आगे आ जाओ। अच्छा, पहले मुझे इरेज करने दो। ओके, figure 1.1 shows the directions of four forces acting on a racing car as it travels in a horizontal straight line, ठीक है। अब चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस गाड़ी के ऊपर जब ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे ये ट्रैवल कर रही थी। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि भाई फोर्सेस कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ये सी वाली फोर्स कौन सी है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वर्टिकली एक्ट कर रही है, राइट। अब ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ? कौन सी होती है? वेट होती है। तो फोर्स सी आपकी वेट है।
अगर फोर्स जी की बात की जाए तो आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है किधर, राइट की तरफ मूव कर रही है, इसका मोशन राइट की तरफ है। तो वो फोर्सेस जो ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट कर रही होती है, जिस साइड पे, जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल, आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, दे आर कॉल्ड रेजिस्टिव फोर्सेस। और उनमें आती है ड्रैग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिव फोर्सेस लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लिख दो, आपका मर्जी है, फ्रिक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर हम बात करें बी की, तो जो इंजन गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है अप थर्स्ट फोर्स। जो इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है गाड़ी को आगे मूव करवाने के लिए, उसे कहा जाता है थर्स्ट फोर्स। और जो ऊपर की तरफ लग रही है, अब ये फोर्सेस जो है ना, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, दो जगह से लग रही है, एक यहाँ से लग रही है और एक यहाँ से लग रही है। इस फोर्स को हम दो नाम देते हैं, या तो आप इसको कह दो कॉन्टैक्ट फोर्स, हम इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, हम इसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स ए कुड बी एयर रेजिस्टेंस एज वेल, या इट कैन बी एयर रेजिस्टेंस, इट कैन बी फ्रिक्शन, दोनों हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, और हम इसको नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आप इसको मैच करने हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिंपली मैच करते हैं। फोर्स ए कौन सी है, फोर्स ए आपके पास है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स, और रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं इसको। फोर्स बी कौन सी है, ये है ड्राइविंग फोर्स, थर्स्ट फोर्स भी कह लो इसे। ड्राइविंग फोर्स जो इंजन गाड़ी का है, गाड़ी का इंजन जो मेरे ख्याल से इधर लगा हुआ है, वो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स सी कौन सी है, फोर्स सी है आपकी वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और फोर्स जी कौन सी है, ए रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, ये बात याद रखो, एग्जामिनर जान पूछ के कंफ्यूज करने के लिए करता है सिर्फ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट दे आर सेम। ठीक है, कहते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है सेम, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन बस नाम डिफरेंट है। अच्छा, the table shows the sizes of the forces acting on the car at one time. एक वक्त में ना, मतलब समझ लो कि गाड़ी मूव कर रही थी, तो आपने गाड़ी की ना इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पर आपने ये फाइंड आउट किया कि फोर्स ए कितनी थी, फोर्स सी कितनी थी, फोर्स बी कितनी थी और फोर्स जी कितनी थी, एक पॉइंट पर। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। जो फोर्स ए थी वो 8000 न्यूटन सी, फोर्स बी 1000 न्यूटन सी, फोर्स सी 8000 न्यूटन सी, फोर्स जी 600 न्यूटन सी। The gravitational friction G is 10 Newton per kg. Calculate the mass of the car. आपने गाड़ी का मैस फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जो फोर्स C थी ना, वो आपकी वेट थी, जो नीचे की तरफ लग रही थी फोर्स, आपका वेट था, राइट। और आपको वेट पता है, फोर्स C वजह से 8000 आपको वेट पता है, आपको ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन पता है, क्या मैस निकाल सकते हो, बिल्कुल मैस निकाल सकते हो। हमें पता है कि वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन, है ना। वेट कितना है 8000 और ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन कितनी है 10, और मैस आने फाइंड आउट करना है। तो मैस को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको हमने अकेला कर लेना है, इसको हमने नॉनली कर लेना है। अब ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसको डिवाइड कर देंगे 8000 से, आपका मैस आ गया 800 kgs। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार। अब वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट पर गाड़ी के ऊपर फोर्स ए इतनी थी, फोर्स बी इतनी थी, फोर्स सी इतनी थी, फोर्स जी इतनी थी, बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं, आपका वेट कितना था 8000, आपका फोर्स ए कॉन्टैक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितनी थी 8000, फोर्स डी कितनी थी 600 और फोर्स बी कितनी थी 1000। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो अपवर्ड फोर्स है और जो नीचे वाली फोर्स है, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, है ना। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8000 माइनस 8000 जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनी, ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गया, 8000 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब बात की जाए फोर्स जी की और फोर्स बी की। क्या ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिल्कुल है। एंड क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, हम 1000 में से 600 माइनस कर देंगे। आपके पास
जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी 400 न्यूटन्स। ओके, और यहाँ पर आपने लिख दिया। अब डायरेक्शन नहीं बतानी थी, लेकिन अगर डायरेक्शन बतानी होती तो आप कहते 400 न्यूटन्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अच्छा, होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अब देखो जरा, वो आपसे स्टेप बाय स्टेप सारे काम करवा रहा है। उसने पहले आपसे मैथ निकलवाया, फिर उसने आपसे रिजल्टेंट फोर्स निकलवाई, और अब वो आपसे एक्सेलरेशन मांग रहा है। मतलब पहले उसने आपसे एक्सेलरेशन के इंग्रेडिएंट्स बनाए। जैसे आपके घर वाले बिरयानी बनाने के लिए पहले आपसे मसाला मंगवाते हैं, गोश्त मंगवाते हैं, चावल मंगवाते हैं, वैसे एग्जामिनर ने पहले आपसे मैथ्स निकलवाया, फिर फोर्स निकलवाई, अब उससे आपसे एक्सेलरेशन निकलवा रहे हैं। अब आपने एक्सेलरेशन को निकालना है। कैसे? फोर्स पता है, मैथ्स पता है, हम लगा देंगे F इज इक्वल टू ma के फोर्स इज इक्वल टू मैथ्स इनटू एक्सेलरेशन। मैथ्स कितना है? मैथ्स इज 800, फोर्स कितनी है? 400। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन को लोनली कर लेंगे, इस 800 को वहां ले जाएंगे। 800 जहां पे एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 800 को वहां जाके डिवाइड कर दिया और एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आसान था ना? बहुत आसान सवाल था। At another time the car is traveling at a speed of u। ओके, अब ये सवाल जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक और टाइम पे ना आपकी जो गाड़ी थी वो ट्रेवल कर रही थी स्पीड u पे। अब स्पीड जो है वो वेरिएबल है, नहीं पता। It then accelerates for 5 seconds with an acceleration of 1.6 meters per second squared। वो 5 सेकेंड्स के लिए 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड से एक्सेलरेट करता है और स्पीड रीच कर जाता है 20 सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड की। हमने यू फाइंड आउट करना है। ओके, अब जरा ध्यान से देख लो ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले टेबल बनाओ, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, पहले ये निकालो। अच्छा, तो देखते हैं क्या गिवन है। आपको गिवन है इनिशियल स्पीड, है ना? आपको यू कहते हैं इनिशियल स्पीड को। आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, बिल्कुल यू है, लेकिन पता है ना क्या है। आपको फाइनल स्पीड गिवन है, वी कह रहे थे, फाइनल स्पीड को वी कहते हैं। आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है। अब ये जरा सोचो और देखो, ये चारों चीजें किस इक्वेशन में आती हैं, ये चारों चीजें किस फॉर्मूला में आती हैं। अगर कोई बताना चाहे ठीक है, वरना मैं खुद ही कर लूंगा। किसी को पता है कि ये चारों चीजें किस इक्वेशन में आती हैं? आता है किसी को कि ये चारों क्वांटिटीज, अच्छा लेफ्ट हो गई, ये आती हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाली जाती है फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन भी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी भी पता है, आपको टाइम भी पता है, आपने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम जितनी भी क्वांटिटीज आती हैं हम डाल देंगे। एक्सेलरेशन क्या है? 1.6 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 है, इनिशियल नहीं पता। टाइम क्या है? टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स। टाइम है आपके पास या 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब 5 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 20 जो है आपको आपकी इनिशियल स्पीड दे देगा, जो कि आपके पास आ रही है 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आई डोंट हैव माई कैलकुलेटर विद मी, बट मैंने सॉल्व किया हुआ पहले ही, तो यू गेट 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है 12 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, एक और सवाल। The arrow has a mass of 0.018 kg and is initially at rest। अब ये एरो जो है ना, इसका मास है 0.018 kg और ये इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब रुका हुआ है। The arrow leaves the bow 0.011 seconds after bow string is released। ठीक है, कि जैसे ही इसने बो स्ट्रिंग छोड़ी ना, ये एरो बो से रिलीज होता है कितनी देर के बाद?
ये रिलीज होता है 0.011 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। मतलब इसने एरो को पकड़ा हुआ था, जैसे ही इसने एरो को छोड़ा ना तो ये आगे की तरफ जाता है, और जब ये बो को लीव करता है ना तो यहाँ से लेके हाथ की डिस्टेंस कवर किया था इसने, उसको टाइम लगा 0.011 सेकेंड्स, ठीक है। When it leaves the bow, the velocity of the arrow is 95 meters per second. अब जब वो बो को छोड़ता है ना उसकी स्पीड ये होती है the average acceleration of the arrow during this second. मतलब बताओ कि भाई उसने कितना एक्सेलरेट किया। जब उसने पकड़ा हुआ था उसकी स्पीड 0 थी, और लेकिन जब वो बो को छोड़ के जाता है तो उसकी स्पीड इतनी थी, और जो टाइम लगता है इसको इधर इस पॉइंट से बो को इस पॉइंट तक, वो टाइम आपको गिवन था, राइट। तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल क्या थी 95, इनिशियल क्या थी, इनिशियली रुका हुआ था तो इनिशियल 0 थी, और टाइम कितना लगा 0.011 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आई एवरेज वो थी 8636.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब जहाँ पर गलती की गई है वो गलती ये की गई है कि यहाँ पे आपको यूनिट नहीं मेंशन था। अगर आप यूनिट नहीं लिख के आते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द एरो ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस टाइम में एवरेज फोर्स निकालो। अब फोर्स निकालने के लिए F = ma चाहिए आपको, फोर्स आपको चाहिए, उसके लिए मैस आपको गिवन है, ठीक है, ये रहा मैस आपके पास, और आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है। आपने सिंपली मैस को जो कि ये रहा एक्सेलरेशन से जो कि ये रही मल्टीप्लाई करवा देना है, यू गेट 155.4 न्यूटन्स, ठीक है। अच्छा, in practice the force exerted on the arrow gradually decreases to 0 during firing. Sketch a possible speed time graph for the arrow as it is being fired. अच्छा, अब जरा बात ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। जब वो इस एरो को छोड़ता है ना तो वो एकदम से एक्सेलरेट होता है, एकदम से उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जब वो लीव करता है ना यहाँ तक तो उसकी फोर्स 0 हो जाती है ना। पहले जो फोर्स लग रही थी एरो के ऊपर, यहां से लेके यहां तक वो स्ट्रिंग लगा रही थी, आगे की तरफ पुश कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये एरो बो से बाहर निकल जाता है, स्ट्रिंग ऑफ फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रही तो फोर्स 0 हो गई, है ना। तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे इसको छोड़ा जाता है उस पॉइंट तक जब ये बो से बाहर निकल जाता है, इसकी स्पीड के साथ क्या होता है। अगर हम देखें तो फोर्स के साथ क्या हो रहा है, जब तक स्ट्रिंग लगी हुई तब तक फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, कम होती है, कम होती है। जब ये बो को छोड़ता है तो फोर्स बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो फिर फोर्स नहीं लगा रही होती है। तो हमने एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें ये दिखाया जा सके कि भाई शुरू में फोर्स लग रही थी, लेकिन फोर्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और 0 हो जाती है। सबका माइक म्यूट है। मेरी आवाज की इको आ रही है क्या? बहुत शोर, मेरे पीछे से शोर आ रहा है। मेरा तो पंखा भी नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, चलो ओके। अब देखो फोर्स का जो है ना, अच्छा ठीक है। सो हमें पता है कि फोर्स का एक्सेलरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स का ग्राफ नहीं देख सकते, तो हमें एक्सेलरेशन के हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब जरा इमेजिन करो कि आपने हाथ से बो पकड़ा हुआ है, एक हाथ में स्ट्रिंग है, दूसरे हाथ में बो है, और स्ट्रिंग से आपने एरो को पकड़ा हुआ है। जैसे ही आपने एरो को छोड़ा ना तो स्ट्रिंग उसको एक्सेलरेट करवाती है, लेकिन जब वो बो को लेफ्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। पहले फोर्स लग रही थी, जैसे बो से बाहर निकलता है जो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही थी वो फोर्स खत्म हो जाती है, राइट। जब तक फोर्स लगेगी तब तक वो जो स्ट्रिंग एरो था वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन जब फोर्स लगना बंद हो जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी खत्म हो जाएगी, वो इट विल नो लॉन्गर एक्सेलरेट, ठीक है। तो
तो हमने दिखाना है कि शुरू में एरो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है जब तक फोर्स अग्री होती है, लेकिन जैसे जैसे फोर्स कम होती जाती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी कम होती जाती है। जब फोर्स जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाती है। हमने ये दिखाना है, शुरू में दिखाएंगे। हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें एक्सेलरेशन दे रहा होता है। तो दिखाना ये शुरू में कि एक्सेलरेशन थी कांस्टेंट थी, एक्ट कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है और जीरो हो जाती है। टू शो दैट देयर वाज एन एक्सेलरेशन इनिशियली एंड इट डिक्रीजेस टू जीरो, हमें दिखाना पड़ेगा कि पहले इस ग्राफ का कोई ग्रेडियंट था और बाद में वो ग्रेडियंट जीरो पे आ जाता है। डिक्रीज करता है ग्रेडियंट, ये टेंजेंट्स देखो, पहले ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट डिक्रीज करता है और जीरो हो जाता है। हमने दिखाना है इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ये ग्राफ समझ आया कि नहीं? ये मुश्किल समझ आता है, ये बच्चों को बड़ा मुश्किल समझ आया था। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। आप लोगों को ये ग्राफ समझ आया? आई होप ग्राफ समझ आया हो। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 1.1 shows a motorcycle during a race। अब एक मोटरसाइकिल है जो कि रेस में करंटली। The motorcycle accelerates along a straight section of the track। एक ट्रैक है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, वहां पे एक्सेलरेट कर रहा है from a speed of 40 meters per second to a maximum speed which is 80 meters per second। अच्छा, अब ये मैक्सिमम स्पीड हमें नहीं पता क्या है, ये मैंने खुद लिखा है, अभी इस पे नोटिस ना करो। फिगर 1.2 shows the speed time graph for the motorcycle along the straight section of the track। हाँ, 40 से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है और मैक्सिमम स्पीड रीच करता है, और ये मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ये मैक्सिमम स्पीड आपके पास है 80। ठीक है, अच्छा अब सवाल क्या है? The mass of the motorcycle is 180 kg। For the time 0 to 2 seconds determine the acceleration of the motorcycle। Okay, आपको mass बताया गया है और आपसे कहा गया है कि भाई 0 से लेके 2 सेकंड्स तक आप इसकी एक्सेलरेशन निकालो। अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकालनी, एक स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट ग्रेडियंट है, मतलब सेम एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे चेंज इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो चेंज आया वो कितना था? वो 2 का चेंज था। देन चेंज इन वाई एक्सिस निकालेंगे। जो वाई एक्सिस में चेंज आया ये कितना था? ये आपके पास था यहाँ पे 50, 52, 53, 54, 55। ये 55 है। 40 से 55 आपका ग्राफ 40 से 55 तक गया, तो चेंज आया 15 का। ठीक है, 15 का चेंज आया। एक्स एक्सिस में 2 का चेंज आया और वाई एक्सिस में 15 का चेंज आया। अब ये 15 का चेंज कैसे आया भी देख लो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 40 था और यहाँ पे आपके पास था 55, राइट। अगर आपने चेंज निकालना है तो हम लोग करेंगे 55 माइनस 40। ठीक है, विच विल बी 15। जो वाई एक्सिस में चेंज आया, वाई एक्सिस में चेंज आया इट वाज 15, और जो एक्स एक्सिस में चेंज आया इट वाज 2, क्योंकि फाइनल आपका 2 था एंड इनिशियली 0 था। तो 2 माइनस 0 2 का चेंज है आपके पास, राइट। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस आपके पास 15 और चेंज इन एक्स एक्सिस आपके पास 2 आ गया 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। आई होप इट मेक्स सेंस। और मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, ओके। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मोटरसाइकिल, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है mass which is 180। we are given with acceleration which is 7.5 meters per second squared, and we have to find force which is not given। ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज जो हैं वो आ रही हैं इसके अंदर। अब आपने सबसे पहले सोचना है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 3 क्वांटिटीज आ रही हैं। कौन सा है? वो है फोर्स का। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स कितनी है आपकी? फोर्स आपके पास है 180, ठीक है, और मास नहीं पता आपको,
मास की जगह हम एम डाल देंगे, मास की जगह हम वेरिएबल डाल देंगे। एक्सेलरेशन कितनी है 7.5। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने मास फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको लोनली कर लेंगे, अकेला कर लेंगे, और बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये 7.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इसको वहां लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 7.5, और ये आपको मैथ दे देगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक ये हुई है कि 180 आपके पास मैथ है, ठीक है। ओप्स, अच्छा सॉरी गलती हो गई, सॉरी मैंने गलती कर दी। और वो ये है कि 180 आपके पास मैथ है, फोर्स नहीं है। मैथ आपको गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स इज इक्वल टू मैथ इंटू एक्सेलरेशन ना, तो मैथ है 180 है ना, और फोर्स आपके पास है, और एक्सेलरेशन है 7.5। मैंने गलती से फोर्स की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 180 इंटू 7.5 तो यू गेट 1350 न्यूटन्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी भाई गलती हो गई, मैंने फोर्स की जगह पे मैस को लिख दिया था, राइट। आपने फोर्स फाइंड आउट करना था, मैस नहीं फाउंड करना था। मैस ऑलरेडी गिवन था, एक्सेलरेशन में गिवन थी, जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो फोर्स थी। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली मैस को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया टू गेट फोर्स, ठीक है, ओके। The driving force acting on the motorcycle remains constant throughout the 12 seconds spent on the straight section of track. Using 1.2, describe how the acceleration of the motorcycle changes during this time. ठीक है, अब ये हम ध्यान से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 12 सेकंड्स तक, यहां से लेके यहां तक जो बाइक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही थी वो कांस्टेंट थी, फोर्स चेंज नहीं करती है। बताओ एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज करती है। तो हमने देखा कि शुरू में आपके पास स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट ग्रेडियंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा होता है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि इस पार्ट ऑफ द ग्राफ जो शुरू में था, यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आप देखो आपका ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहे हैं, आपकी स्लोप डिक्रीज कर रही है। देखो अगर मैं टेंजेंट्स बनाऊँ, एक ये टेंजेंट, 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 आप देखो इन टेंजेंट की स्लोप डिक्रीज हो रही है, राइट। द स्लोप इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये है ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। और ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, और बाद में स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इसका मतलब है ग्रेडियंट जीरो है, और ग्रेडियंट आपके पास एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। तो शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम करेंगे द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो। अगर चाहो लिख दो, पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, फिर डिक्रीज करती है और फिर जीरो हो जाती है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग व्हाई द एक्सेलरेशन चेंजेस इन दिस वे। अब वो कह रहे हैं कि भाई फोर्स के हवाले से, इन रेफरेंस टू फोर्स, ये बताओ कि एक्सेलरेशन इस तरह डिक्रीज क्यों करती है। मतलब पहले कांस्टेंट थी, फिर डिक्रीज करती है और फिर जीरो हो जाती है, इस तरह क्यों चेंज हुई इन रेफरेंस टू फोर्स, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो जरा, यहाँ पे मेरी बात सुनो, एग्जांपल देता हूँ। एज्यूम करो कि आगे जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही थी वो कितनी थी, वो थी आपके पास 100 न्यूटन्स, 100 न्यूटन्स, और जो बैकवर्ड फोर्स लग रही थी वो आपके पास थी जीरो, फिलहाल जीरो थी। जो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ रही है, एज्यूम कर लो 100, बल्कि 100 ही आ रही है। हम सबको ये पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। अच्छा, अब एज्यूम कर लो इस गाड़ी का मास 10 है, जस्ट फॉर एग्जांपल इस गाड़ी का मास 10 है, ठीक है। फोर्स कितनी है 100, गाड़ी का मास कितना है 10 है ना, गाड़ी का मास 10 है, तो एक्सेलरेशन आ गई 10। अब क्या होता है, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है ना, गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे डिक्रीज होगी रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, फॉर एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस। मैं कहता हूँ ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 50 होगी। अगर अब हम लोग निकाले रिजल्टेंट फोर्स तो वो क्या आ रही है, समझ नहीं आई। मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं समझा रहा हूँ, अभी समझा दीजिए, मुझे बस एक बना देता हूँ, ठीक है। अब जो गाड़ी की रिजल्टेंट फोर्स है वो हो गई 50, है ना। जो आगे फोर्स एक्ट कर रही है इट इज 100, और जो बैकवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो 50 है। ये बैकवर्ड फोर्स कौन सी है, ये आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्सेस। अच्छा, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो ये देखो, ये पैरेलल है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 50 निकाल दो, रिजल्टेंट फोर्स 50 आ गई। और अगर अब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 5, ठीक है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना, ये चीज ये पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे योर स्पीड इंक्रीजेस द रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस एज वेल। कभी बाइक पे बैठे हो या कभी गाड़ी में बैठे हो तो हल्की स्पीड में हाथ बाहर निकालना और तेज स्पीड में हाथ बाहर निकालना। हल्की स्पीड में तो कुछ नहीं होगा, तेज स्पीड में होगा आपका हाथ पीछे की तरफ जाएगा, हवा आपके हाथों को पीछे की तरफ पुश करेगी और फोर्स आपको वाकई फील होगी, यू विल फील दैट फोर्स, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ये फोर्स जो है ना, ये जो रेजिस्टिव फोर्स थी, पीछे वाली फोर्स थी, वो 50 से 90 हो जाती है। अब आपकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स आपकी 50 से होगी 10 और एक्सेलरेशन होगी 1, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि पीछे वाली फोर्स भी 100 हो जाती है, पीछे वाली फोर्स भी सेम हो जाती है। आपने स्पीड इतनी गेन कर ली कि पीछे वाली फोर्स भी सेम होगी। अब क्या हो, फोर्सेस बैलेंस होगी, नो रिजल्टेंट फोर्स, जीरो रिजल्टेंट फोर्स, है ना। 0 डिवाइड बाय मास विल बी 0। अगर आप तीनों को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो आंसर 0 हो जाएगा, आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। इस वजह से दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं। आपका सवाल ये था कि गाड़ी के आगे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो कांस्टेंट है, वो 12 सेकंड तक चेंज नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इस फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी पहले एक्सेलरेट करती है, फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, फिर वो 0 हो जाती है। उन्होंने पूछा कि इन विद रेफरेंस टू फोर्स, ठीक है, बताओ कि व्हाई एक्सेलरेशन चेंजेस इन दिस वे, ठीक है, व्हाई एक्सेलरेशन चेंज इन दिस वे विद रेफरेंस टू फोर्स, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि भाई जब आगे वाली फोर्स एग्जांपल ले लो 100 थी, पीछे रेजिस्टिव फोर्स 0 थी, रिजल्टेंट फोर्स 100 आया, एक्सेलरेशन कितनी आई, 10 आई। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीजेस रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस एज वेल, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज होगी। एग्जांपल करो वो हो गए 50, तो यहाँ पे 50 आ गया, अब रिजल्टेंट फोर्स 50 आई, एक्सेलरेशन 5 आई। स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, रेजिस्टिव फोर्सेस भी बढ़ती गई, जो बैकवर्ड फोर्सेस लग रही थी वो बढ़ती गई, उससे रिजल्टेंट फोर्स और कम हो गया, ये 90 हो गई, ज़ूम करो, अब ये 10 आ गई, एक्सेलरेशन आई 1। अब एक पॉइंट ऐसा है दोनों सेम हो गई, सेम होगी, फोर्सेस बैलेंस होगी, इक्वल, कैंसल आउट होगी, एक्सेलरेशन होगी 0। तो हम लोग यहाँ पे ये बताएंगे कि भाई क्या होता है कि एज द कार स्पीड्स अप द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू व्हिच रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस एंड डिक्रीज इन रिजल्टेंट फोर्स विल डिक्रीज द एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एयर स्पीड बढ़ेगी, आपकी एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, जो बैकवर्ड फोर्सेस है, रेजिस्टिव फोर्सेस है, वो बढ़ती है, और उनके बढ़ने से आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन m, है ना। तो जैसे जैसे रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करोगे एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगी, और जब रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर दोगे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। अब समझ आ गया, होप सो इट मेक सेंस, होपफुली इट मेक सेंस, ठीक है। मैंने जितना सिंपल हो सका मैंने वर्ड में समझा दिया, इससे सिंपल मैं नहीं जा सकता दोनों में। इतना मैंने अपनी क्लास के बच्चों को समझाया था सिंपली में, इतने सिंपल आवाज में, लेकिन आई होप समझ आ गया हो, ठीक है, ओके। अगर किसी को मसला आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, आई होप सबको समझ आ रही है। अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरा बहुत नाजुक दिल है, मुझे हार्ट अटैक करवाओगे क्या, माइक बंद करके आया करो जब खास कर बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज हो। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके चैट्स नहीं देख सकता, क्या किया जाए। ओके, गौरव, मुजम्मिल एंड हबीब खान, समझ आया कि नहीं? जो सवाल ऊपर किया वो समझ आया? होपफुली समझ आ गया होगा, मैं आगे चलता हूँ। ओके ब्रो, मैंने ये टॉपिक नहीं किया हुआ।
देन आप जाएं और मेरी फोर्सेस की वीडियोस किसी और के देख लें. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पेपर्स. अगर नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप जाके पहले लेक्चर्स देख लो, ठीक है. वंस यू आर डन विद द लेक्चर्स देन यू कैन वॉच दिस वीडियो एज वेल. आई पोस्ट इट ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह. तो वहाँ पे हमेशा के लिए अवेलेबल होगी, तो बाद में जब चाहो देख सकते हो. मसला ये आता है कि ना जो फोर्सेस होते हैं ना, ये मतलब समझो इनका बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को शौक है. फेवरेट कॉम्बो है फोर्सेस और काइनेमेटिक्स का. ये बहुत मिक्स होके आते हैं. इनकी जोड़ी है एक, ठीक है, पेयर है एक. और मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं फोर्सेस के वो काइनेमेटिक्स के साथ आते हैं. देखो दोबारा से काइनेमेटिक्स आ रहे. A massive car 800 kg is traveling at a speed of 25 meters per second. अब एक गाड़ी की स्पीड है उसका मैस है 800 kg और वो 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड. Steady velocity differs from speed. How velocity differs from speed? Velocity में और speed में फर्क इतना सिर्फ इतना है कि velocity is a vector quantity and speed is scalar quantity. Velocity में you have to state a direction as well, but in speed it's not necessary to state a direction. ठीक है? Velocity is a scalar quantity while speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. The driver presses the accelerator and the speed of the car starts to increase. पहले 25 थी, 25 से एक्सेलरेट करती है इस एक्सेलरेशन से 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है. Calculate the resultant force acting on the car as it accelerates. We have to find the resultant force. अच्छा, तो force is equals to ma, सबको याद है, राइट? फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है. आपको मैथ्स पता है? यस, मैथ्स आपको पता है. मैथ्स कितना है? मैथ्स इज 800 kg. आपको एक्सेलरेशन पता है. काइंडली माइक बन गए. एक्सेलरेशन पता है, 1.5. तो मैस इनटू एक्सेलरेशन विल गिव यू फोर्स. 800 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आपको फोर्स देगा, विच इज 1200 न्यूटन. ठीक है, इट इज 1200 न्यूटन. अच्छा, explain why the forward force acting on the car due to engine is greater than the value in B1. Okay. अब वो ये कह रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, कि ये जो फोर्स आपने कैलकुलेट की 1200 न्यूटन, ये कम है. जो गाड़ी का इंजन फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा था वो इससे कई ज्यादा थी. वो इसीलिए क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स है. ये वो फोर्स नहीं है जो गाड़ी का इंजन लगा रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है. कि जो आगे फोर्स एक्ट कर रही है और जो पीछे फोर्स एक्ट कर रही है, उनका रिजल्टेंट निकल के ही आया है ना. ऑफ कोर्स गाड़ी जो है वो मार्स पे तो चल नहीं रही है ना, दुनिया पे चल रही है ना, अर्थ के ऊपर चल रही है, तो पीछे रेजिस्टिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही होंगी. तो ये नतीजा है उन दोनों फोर्सेस का, रिजल्ट है. ठीक है, जाहिर सी बात है इंजन ज्यादा ही फोर्स लगा रहा होगा ना. अगर वो 1600 न्यूटन की फोर्स लगा रहा होगा और बैकवर्ड फोर्स 400 न्यूटन होगी, तो इन दोनों का नतीजा होगा वो 1200 न्यूटन आएगा. ठीक है, हम कहेंगे टू प्रोड्यूस रिजल्टेंट फोर्स द ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. और यू कैन से दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये गाड़ी के इंजन की फोर्स नहीं जो गाड़ी के इंजन फोर्स लगा रहे हैं. ये रिजल्ट है, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का रिजल्ट है. रिजल्टेंट फोर्स और एक्सप्लेन करते बिल्कुल सही है, कर देता हूँ. एज्यूम करो यू हैव एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स देखो हम ऐसे कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रही होगी. फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है आगे की तरफ. फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है फोर्स आगे की तरफ और वो फोर्स लग रही है आपके पास 1000 न्यूटन की, और एक फोर्स बैकवर्ड भी लग रही है. एक फोर्स बैकवर्ड भी लग रही है और वो लग रही है 50 न्यूटन की. जब एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती है ना, तो देयर वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स. इनका रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है, जैसे अगर एक पिज्जा में 8 स्लाइसेस हैं और 5 लोग हैं तो किस तरह डिवाइड करोगे, है ना. इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे. अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं. पहला तरीका उन फोर्सेस के लिए होता है विच आर पैरेलल टू ईच अदर,
देखो ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, यस दीज बोथ फोर्सेस आर पैरेलल, ठीक है। ये देखो एक इस तरफ एक्ट कर रही है और एक इस तरफ एक्ट कर रही है, दे आर पैरेलल। अगर नहीं पता पैरेलल क्या होता है तो ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। These forces are parallel to each other, right? When forces are parallel, we add or subtract. अब add subtract कब करते हैं? When forces are in opposite direction, एक आगे है एक पीछे है, we subtract. But when they are in the same direction, अगर same direction में तो हम उसको add करते हैं, 100 plus 50 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन when they are in opposite direction, we subtract. अब subtract कैसे करते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। हम 100 में से 50 को माइनस कर देते हैं, गेट 50। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो किस तरफ बनेगा? वो उस तरफ बनेगा जहां पे बड़ी फोर्स एक्ट कर रही थी। बड़ी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही थी? इस तरफ एक्ट कर रही थी। और रिजल्टेंट कितना बना? रिजल्टेंट बना था 50 का। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। और ये है आपके पास रिजल्टेंट फोर्स होती है बेसिकली जब एक से ज्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही होती है तो उनका रिजल्टेंट निकालते हो, उससे कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स। आई होप इट मेक्स सेंस। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार 4 seconds after it starts to accelerate. You have to find the speed of the car 4 seconds after it starts to accelerate. ठीक है? काइंडली माइक बंद कर लें प्लीज। ओके, अब गए वो गाड़ी 0 से स्टार्ट करती है। गाड़ी जो है वो 0 से स्टार्ट करती है, गाड़ी 0 से स्टार्ट करती है, ठीक है। और उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो है 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इंतहाई आसान तरीन लफ्जों में समझा जाए कि एक्सेलरेशन है क्या, तो एक्सेलरेशन ये बताती है कि हर सेकंड जो गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है। अब ये 1.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में ये बता रहा है कि हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड में 1.5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। इनिशियली गाड़ी की स्पीड कितनी थी? इनिशियली गाड़ी की स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीजेस फ्रॉम, आपकी इनिशियल स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल स्पीड वाज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हर सेकंड गाड़ी की स्पीड में कितना इंक्रीज आ रहा है? 1.5 का। अगर आप 1.5 इंक्रीज करो कितना होगा? 26.5, ठीक है। 4 सेकंड्स तक, फिर अगले सेकंड में फिर 1.5 का इंक्रीज आएगा, तो 26.5 कितना हो गया? 26, 27, 28 हो गया। फिर 1.5 का इंक्रीज आएगा, 29.5 हो गया। फिर 1.5 का इंक्रीज आएगा, 31 हो गया। एंड 31 आपका आंसर है। अब ये लंबा तरीका था, इसका एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि आप क्या करो, आपने बेसिकली करना है क्या है, आपने अपनी फाइनल स्पीड निकालनी है। क्या करना है? आपने फाइनल स्पीड निकालनी है। तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक्सेलरेशन क्या है? 1.5 है, ठीक है। आपकी फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल आपको पता है 25, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? टाइम आपके पास है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो 4 इंटू 1.5 कितना होता है? 6। वहां जाके मल्टीप्लाई कराओ, 6 आता है। 6 इज इक्वल टू v माइनस 25। ये मैथ वाला तरीका है, प्योर मैथ्स। अब v फाइंड आउट करना है तो 25 को जाके ऐड करवा दो, 6 प्लस 25 आपको फाइनल वेलोसिटी दे देगा, विच इज 31 एज वेल। ये भी सही आंसर आ रहा है, वो भी सही आंसर आ रहा है, तो दोनों के साथ आ सकते हो। ओके, आगे आ जाओ। बस थोड़े सवाल रह गए मेरे ख्याल से। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिगर 1.1 shows a lorry accelerating in a straight line along a horizontal road. अब एक लॉरी है जो कि स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल रोड में एक्सेलरेट कर रही है। The driving force on the lorry is in the forward direction is z. इसके ड्राइविंग फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, और वो d है जो फोर्स लग रही है। एंड द टोटल बैकवर्ड फोर्स ऑन द लॉरी इज b, और जो बैकवर्ड फोर्सेज एक्ट कर रही है, मतलब रेजिस्टिव फोर्सेज एक्ट कर रही है, दैट इज b, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, बताना भी है, एक्सप्लेन भी करना है, वेदर d और b इज लार्जर फोर्स। अब बड़ा सियाना है ये, ठीक है। किसने कुछ कहना है? एक आगे लग रही है ड्राइविंग फोर्स और एक पीछे लग रही है बैकवर्ड फोर्स, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है और गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही है ना। जब गाड़ी की स्पीड आगे की तरफ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये है रिजल्टेंट फोर्स भी आगे की तरफ बननी चाहिए, और जब रिजल्टेंट फोर्स आगे की तरफ बनेगी उसके लिए डी को बड़ा होना चाहिए, है ना।
अगर फॉर एग्जांपल डी था आपके पास 1000 और बैकवर्ड फोर्स थी आपके पास 600, तो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी आगे की तरफ 400 की। आपकी गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। अज्यूम करो डी होता 600 और यू बी होता 1000 होता, तो रिजल्टेंट फोर्स बनती है बैकवर्ड्स 600 की। आपकी गाड़ी फिर डी एक्सेलरेट करिए, एक्सेलरेट ना करती तो डी बड़ा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज द लॉरी इज एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So just one possible cause of backward force, जहाँ पे air resistance लिख दो, resistance लिख दो, दोनों सही होंगे। The weight of the lorry is 3 lakh newtons. इस बेचारी का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है, which is 3 lakh newtons. 3 lakh newtons. 3 lakh newtons. The gravitational field strength is 10. Find the mass. देखा, मैंने सही सजेस्ट किया था। क्या कहा था? W इज इक्वल टू mg। अब क्या गिवन है आपको? W गिवन है, वेट गिवन है, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है और आपको मास फाइंड आउट करने को कहा है। अब सोचो कि भाई ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें तीनों आ रहे हैं? कौन सी है? वेट है। वेट में W भी आ रहा है, G भी आ रहा है, मास भी आ रहा है। W इज इक्वल टू mg, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। W कितना है? W है 3 लाख न्यूटन। मास कितना है? मास फाइंड आउट करना है। G कितना है? 10 है। तो मास को हम लोनली कर लेंगे और 10 को वहां जाके डिवाइड करवा देंगे। तो 3 लाख न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 आपको मास देगा which is 30,000 kg। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इन लॉरी इज 15,000 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स थी लॉरी के ऊपर, जो डी थी, डी नहीं, जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है आगे की तरफ, इट इज 15,000 न्यूटन। 15,000 न्यूटन से, ठीक है, 15,000 न्यूटन से कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आपको रिजल्टेंट फोर्स पता है, आपको यहाँ पे अब मास भी पता है आपको, राइट। अब क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है? फोर्स पता है, हमें मास पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम वैल्यूज डालते हैं। फोर्स पता है विच इज 1500, मास इज 30,000 और एक्सेलरेशन इज ए। अब ए को ओनली कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, उसको जाके डिवाइड करवा देंगे। 1500 डिवाइड बाय 30,000 विल गिव यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। Later the lorry turns a corner at constant speed. अब लॉरी जो है ना वो टर्न कर रही है, मुड़ रही है, constant speed मूव कर रही है। Explain why the lorry accelerates even though the speed is constant. अब वो लॉरी क्या कर रही है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बहुत मजे का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पे। वो ये है कि देखो ये सर्कल था, राइट, और लॉरी जो है वो क्या कर रही थी? वो टर्न ले रही थी। लॉरी वाज टर्निंग, ठीक है। Even though the speed was constant, still there was acceleration. Still there was acceleration. क्यों? Acceleration निकालते हैं change in velocity divided by time. और velocity is a vector quantity. जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी velocity भी चेंज होगी, और जब velocity में चेंज आएगा तो acceleration भी होगी, है ना। Velocity is a vector quantity. If you change velocity, you change acceleration as well. If there is a change in direction, velocity will change. And if velocity will change, acceleration will change. There will be acceleration as well. ठीक है। तो हम लोग कहेंगे because if direction is changing, so there will be change in velocity. और जब change in velocity होगा तो acceleration भी होगी।